वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना, जो काम आएगा आपके एसीएफ और वन क्षेत्रफल 2020 का जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे थ्योरी। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान और मेन फोकस रहेगा उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक सामयिकी गतिक प्रकृति। तो चलिए बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। सबसे पहला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जान लेते हैं क्या होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्रियाकारक को क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल का निर्माण करते हैं, यानी एक रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा और इसमें अभिक्रिया अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। और इसको आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है KClO3, ये बना रहा है क्रिया करके 2KCl प्लस ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो रहा है। इसका गुण धर्म क्या होता है, ये जो अभिक्रिया है ये हमेशा पूर्णता को प्राप्त करेगी, यानी कंप्लीट होता है, इसमें साम्य स्थापित नहीं होता। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा का जो मान है उसका मान होता है 0 से कम। ठीक है, ये याद रखना है कि इसका जो मुक्त ऊर्जा का मान होगा किसी भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का, उसका वैल्यू होगा हमेशा 0 से कम। आगे है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो क्रिया करके, यानी जो अभिकारक है क्रिया करके आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाएगा और जो रिएक्टेंट हो गया यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो अभिक्रिया होती है वो दोनों ओर चलती है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं और इसमें खास बात ये होता है कि इसमें साम्य स्थापित होगा और ये कभी पूर्ण नहीं होगा, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो मुक्त ऊर्जा का मान है डेल्टा जीरो, डेल जीरो का जो मान होता है वो हमेशा 0 रहेगा। और साम्य स्थापित होने पर इसमें अक्रिय गैस अगर मिलाया जाए तो उसमें जो प्रक्रिया है उसमें कोई प्रभावित नहीं होगी, यानी प्रक्रिया जो है सामने जो स्थापित हो चुका है उसमें कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। भले ही इसमें जो अभिकारक और उत्पाद के आंशिक दाबों में कुछ परिवर्तन होता है, परंतु सामने जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया से संबंधित कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय है ये पूछा जा चुका है, तो एग्जाम्पल जितने हो सके आप उसे कवर करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था वह अवस्था है जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, यानी इसका जो सांद्रता है वो एकदम स्थिर हो जाएगा और साम्यावस्था में ताप, दाब, घनत्व, रंग और सांद्रता का मान स्थिर रहता है, यानी इसका जो सभी जो है ये सभी इसके मान स्थिर रहेंगे। और ये जो सभी कारक हैं ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और परंतु साम्यावस्था जब स्थापित होगा तब इसमें ताप, दाब और रंग और घनत्व, सांद्रता सभी के मान स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, और साम्यावस्था जो स्थापित होगी वह केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में नहीं होता। ठीक है, साम्यावस्था जो स्थापित होगा वह केवल बंद पात्रों में प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा निर्वात यानी जहां पर आप खुले में नहीं कर सकते, इस साम्यावस्था जो स्थापित होगा वो हमेशा बंद पात्रों में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, साम्यावस्था में जो है होगी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो दर होगी वो हमेशा बराबर रहेगी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है शायद मेरे ख्याल से, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी साम्यावस्था में, साम्यावस्था को प्रभावित तो नहीं करेगी परंतु उसके साम्यावस्था जो स्थापित होने का जो टाइम है उसमें परिवर्तन ला देता है, यानी जो साम्यावस्था 5 मिनट में होने वाला है उसको 10 मिनट कर देगी या 5 मिनट से भी कम कर देगी। ये डिफरेंस लाता है इसका उत्प्रेरक। ठीक है, और क्या है, ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, साम्यावस्था परिवर्तित हो जाएगी। यानी हाँ ठीक है, इसमें अगर आप साम्यावस्था स्थापित हो चुका है उसके ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन लाओगे तो साम्यावस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, परंतु जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तब इसमें ताप, दाब, घनत्व तो सभी स्थिर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ली शातेलिए का नियम। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक है ली शातेलिए ने और ब्रांड ने मिलकर सन 1884 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। ये नियम क्या कहता है, यदि साम्यावस्था में रखे किसी निकाय की सांद्रता, ताप अथवा दाब में परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार परिवर्तित होगा कि वह परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को समाप्त कर सके। यानी एक बार साम्य स्थापित हो गया, अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं सांद्रता में, ताप में अथवा दाब में, तो साम्यावस्था पुनः स्थापित करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाएगा अभिक्रिया, यानी जो है कहा जाए तो डीट टाइप समझ सकते हैं इसको, यानी आप कुछ भी कर लो
ये अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगा उस एटमॉस्फेयर में। अब यानी अपने पूर्वावस्था में आ ही जाएगा, साम्य को किसी भी तरह से जुगाड़ करके स्थापित कर ही लेगा। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे बाह्य अवयव मिलाने पर यह उस दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में सांद्रता कम हो। कॉमन सी बात है, जहां सांद्रता अधिक होगी तो जब समीकरण यानी साम्य स्थापित होगा तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आगे बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जिस दिशा में दाब कम हो। ताप बढ़ाने पर उस दिशा में बढ़ेगी जिस दिशा में ताप कम हो। और पहले भी बता चुका हूँ, स्थिर आयतन पर यदि अक्रिय गैस मिलाया जाए तो साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके पढ़ सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ यानी एग्जाम्पल जो है उससे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना। ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या क्या चेंजेस होता है इसको देख लो। जब बर्फ बनता है तो इस अभिक्रिया में आयतन का जो है, बर्फ का आयतन जो है प्रति ग्राम 1.09 से 1.01 क्यूबिक सेंटीमीटर तक घटता है। यानी प्रति ग्राम बर्फ जो है इतना घटेगा। जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाएंगे तो जल अधिक बनेगा, दाब को भी बढ़ाएंगे तो जल अधिक बनेगा। परंतु जब उच्च दाब अगर बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। और इसी तरह जब दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी टोटल देखा जाए तो कुछ भी बढ़ाओ, इसमें ताप बढ़ाओ चाहे दाब बढ़ाओ, जल की जो मात्रा है वो हमेशा बढ़ेगी। इसमें दो चेंजेस और होता है, जिसमें बर्फ का गलनांक कम होगा और जल का क्वथनांक बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, और क्या है इससे संबंधित अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। इसका समीकरण याद रखना है कि इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर 2 आयतन अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये साम्यावस्था स्थापित होती है इसमें, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक एटमॉस्फेयर क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए उच्च दाब, निम्न ताप, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अधिकता होनी चाहिए इसमें। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के लिए कौन सा वातावरण उपयुक्त रहता है। तो उसमें आपको बताना है कि उच्च दाब रहना चाहिए, ताप जो है कम से कम रहना चाहिए, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपको अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। इसी के बेस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी है। तो समझ लो, सक्रिय द्रव्यमान मोलर सांद्रता किसको बोलते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित उस पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी जो इकाई आयतन है उसमें ग्राम अणुओं की जो संख्या है उसको डिनोट करता है मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान की जो मात्रक है उसको बोलते हैं ग्राम मोल से प्रति लीटर, इसका मात्रक है। और ठोसों का जो सक्रिय द्रव्यमान का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रखना। चलो अब देखते हैं इसका एक तो इससे संबंधित एक नियम है, द्रव्यानुपाती का नियम। द्रव्यानुपाती का नियम किसने दिया है ये आपको याद रखना है। दो रसायनज्ञ थे सन 1864 में। रसायनज्ञ का नाम है गुल्डबर्ग और बागे। इन दोनों ने मिलकर दिया था द्रव्यानुपाती का नियम। ये नियम उतना खास नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पर याद रखना है कि ये द्रव्यानुपाती का जो नियम है वो 2 वैज्ञानिक हैं, गुल्डबर्ग और बागे, इनने दिया है। अब बढ़ते हैं साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक किसको बोलते हैं। साम्य स्थिरांक जो है उसको K से डिनोट करेंगे। यह केवल ताप से प्रभावित होगा। ये 2016-17 के क्वेश्चन में दिया है एससीएफ के में कि कौन किससे प्रभावित होता है साम्य स्थिरांक। तो याद रख लो, यह केवल ताप से ही प्रभावित होगा। सांद्रता, दाब, उत्प्रेरक कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, पर इसका जो मान है वो कभी चेंज नहीं होगा। यह केवल ताप से ही प्रभावित होगा। जैसे एक समीकरण लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A+B साम्यावस्था C+D के लिए K की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, जो प्रोडक्ट है आपका उत्पाद है उसको पहले ऊपर में लिखते हैं बड़े वाले कोष्टक में, इसको सांद्रता के रूप में, C+D यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर देख लो। और जो अभिकारक है A और B उसको बड़े डिब्बे में लिखेंगे नीचे में। ठीक है, ये तो नॉर्मल के हो गया। अगर मैं K के साथ C का यूज करूं तो वो जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो हो जाएगा सांद्रता के लिए, सांद्रता को डिनोट करेगा। अगर मैं Kp लिखता हूं तो वो दाब को डिनोट करेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मेन जो याद रखना है, उत्पाद का जो है उसको लिखते हैं ऊपर में और जो अभिकारक है उसको लिखते हैं नीचे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो समीकरण है, यहाँ पर जो मैं समीकरण लेता हूँ एक तो साम्यावस्था में है। ठीक है, साम्यावस्था A के सामने जो है A है, आयतन है इसका, B है, B का B है, C का C है और D का D है। इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो साम्यावस्था स्थिरांक का भी जैसे हमने देखा कि प्रोडक्ट को जो है ऊपर में लिखते हैं और अभिकारक को नीचे में। तो
यहाँ पर जो प्रोडक्ट का है सी उसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पास ऊपर में, और डी के लिए लिखेंगे नीचे में यानी उसी के बगल में ऊपर में, और अभिकारक का जो ए है उसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर ऊपर में, और अभिकारक का बी जो है उसको ऊपर में। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझ सकते हैं, जैसे 3a + 5b एक समीकरण है, तो उत्पाद का जो है हम यहाँ पास लिख लिए, यहाँ का जो 6 है उसको ब्रैकेट के बाहर ऊपर में लिखना है, और यहाँ का जो 8 है उसको ब्रैकेट के बाहर में बाहर ऊपर में। ठीक इसी प्रकार ए के लिए लिखेंगे यहाँ पर, और बी के लिए यहाँ पर, ठीक है। और इसको और एग्जांपल से अच्छे समझ लो, जैसे यहाँ पास है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का जो समीकरण है ये, इसको देखो, अमोनिया जैसे बन गया, अमोनिया जो प्रोडक्ट बन गया उसको मैं लिखना हूँ ऊपर में, और जो 2 है उसको कोष्टक के बाहर लिखना है, सामने नहीं लिखना है। यहाँ पास अमोनिया का फार्मूला लिखे, फिर सांद्रता का जो डिब्बा है उसको बना लिए, और जो सामने 2 है उसको मैंने लिख दिया कोष्टक के बाहर, और जो अभिकारक है अपना उसको नीचे में। और जैसे यहाँ पास 3 है, यहाँ पास तो कुछ नहीं है तो यहाँ पास तो नहीं लिखा हूँ NK में, नाइट्रोजन में। हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन वाले डिब्बे के बाहर में आपको 3 लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मेशन जो है ये आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछा है कि इसको कैसे लिखते हैं, सांद्रता को कैसे लिखते हैं। आपको ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम श्योर रहना है। जो इसका जो मोलर सांद्रता है उसको बाहर में लिखना है, आपको अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। आगे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें केपी और केसी से संबंधित जो इसके बीच संबंध होता है उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे केसी को लिखते हैं हम सांद्रता को डिनोट करने के लिए, केपी को लिखते हैं दाब को डिनोट करने के लिए। इनके बीच एक रिलेशन होता है केपी और केसी के बीच में। तो ये देख लो, केपी बराबर होता है केसी इंटू RT की पावर डेल एन, ठीक है। और इसको क्या क्या होता है इसका वैल्यू देख लो, केपी इक्वल टू केसी RT की पावर डेल एन। तो इसमें जो एन होता है मोलर सांद्रता, यानी इसका जो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डेल एन का जो मान है वो उत्पाद के मोल और क्रियाकारक के मोल को आपस में घटाकर निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पास एग्जांपल लिया हूँ A + B + C + D वाला साम्यावस्था वाला। तो यहाँ पास देखो जो C है और D है इसको जोड़कर हम घटा देंगे A और B के आयतनों में, ठीक है। एक एग्जांपल और है, यहाँ पर देखो 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 का एग्जांपल है, इसको अच्छे से देखना। जैसे उत्पाद का जो है हम लेते हैं, पहले लेंगे उत्पाद का, यहाँ पास कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 ले लिया यहाँ पास में यहाँ से, और यहाँ पास जो 4 है उसको यहाँ पास ले लिया, ठीक है। और जो अभिकारक है उसमें घटाते हैं, तो यहाँ पास घटा दिया मैं, 3 जो है 3 का 3 ले लिया, यहाँ पास प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो 4 का 4 यहाँ पास लिख लिया। इसको हल करेंगे तो आपका डेल एन का मान निकल जाएगा -2, ठीक है। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है, यानी डेल एन का मान अगर धनात्मक आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है तो उसको मैं आगे बताऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो R जो है वो गैस नियतांक है, इसका वैल्यू हमेशा रहता है 0.0812, इसको याद रखना है आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प होगा। और जो यहाँ पर तो T का मान है उसको हमेशा केल्विन में लेंगे, जैसे क्वेश्चन में आपको डिग्री में दे दिया है तो उसमें 273 ऐड कर लेंगे अपन, तो अपना केल्विन में वैल्यू निकल जाएगा। आपको मेन फोकस निकालना है डेल एन का मान कैसे निकालते हैं, उसमें ध्यान देना है। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो, उसमें और अच्छे समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो साम्यावस्था केसी और डेल एन का जो मान है, विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसका मान क्या होगा, क्या क्या कंडीशन आते हैं उसको पढ़ समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो केसी का मान यदि 1 से ज्यादा है तो उसमें उस स्थिति में क्या कहेंगे, साम्यावस्था में उत्पाद की जो सांद्रता है वो अभिकारक से अधिक है, यानी उत्पाद की जो सांद्रता है वो अभिकारक से अधिक होगी जब केसी का मान 1 से अधिक होगा। इसी तरह केसी का मान यदि 1 से कम हो जा रहा है तो बोलेंगे उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से कम है, यानी उत्पाद का जो सांद्रता है कम है, यानी अभिकारक का जो सांद्रता है वो अधिक है। अगर केसी का मान आपको 1 प्राप्त हो रहा है सॉल्व करने के बाद समीकरण, तो सामने में उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता दोनों बराबर है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से समझ लेना, कम है केसी का मान कम है, केसी का मान कम है तो उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से कम होगी। यदि केसी का मान 1 से अधिक है तो उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से अधिक होगी,
ठीक है। इसका जो मात्रक है, केसी का जो मात्रक है उसको डिनोट करते हैं मोल्स बटे लीटर की पावर डेल एन। डेल एन की मान जो निकालते हैं, डेल एन की जो मान निकालते हैं उसको आपने पिछले देखा है, तो उसमें डेल एन का मान यहाँ पास निकालेंगे, फिर उसका समीकरण का जो केसी का वैल्यू है उसका मात्रक वो निकल जाता है। इसी प्रकार केपी का जो मात्रक है उसको इससे डिनोट करते हैं। इसके लिए कोई चिन्ह परिपाटी नहीं है, जैसे एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं ए की पावर ऊपर में बिंदी लगाकर, उस तरह का कोई मात्रक इसके लिए तो नहीं है। तो अब इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे डेल एन का मान हमने यहाँ पास देखा निकालने के लिए, डेल एन का मान यहाँ पास जो ऐसे निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार डेल एन का मान निकालेंगे और जो रहेगा, जो कंडीशन आएंगे उसको केपी और केसी के फॉर्म में उसको देखते हैं। जैसे अब डेल एन का मान आपने निकाला और डेल एल का मान 0 आ रहा है, तो अब हम कहेंगे केपी और केसी की जो वैल्यू है वो बराबर है, यानी केपी और केसी का जो मान है वो एकदम बराबर रहेगा। यानी दाब की जो सांद्रता है और साम्य स्थिरांक और सांद्रता का जो साम्य स्थिरांक है वो दोनों बराबर है कि यदि डेल एन का मान 0 आ रहा है। इसी प्रकार डेल एन का मान यदि धनात्मक आ रहा है तो केपी का वैल्यू जो है वो केसी से बड़ा होगा। इसी प्रकार डेल एन का मान ऋणात्मक आ गया तो केपी का जो वैल्यू है वो केसी से कम होगा। इसी प्रकार इसमें जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेगा तो समझ आएगा, अभी ऐसे थ्योरी के रूप में पहले जान लो, उसके बाद इसका डिटेल से हम जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से और क्लियर किया हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से रखना, याद रखना है केसी की वैल्यू जब 1 से कम हो, ठीक है, और जो डेल एन का मान हमने निकालना सीखा है उसको, और ये जो केसी का जो मोल्स प्रति लीटर है समीकरण के रूप में कैसे निकालते हैं, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, ये हम ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे।